कल पॉइंट छोड़ा था विलोपन अभिक्रियाओं पे, जिनमें हमने पॉइंट डिस्कस किए थे। वी हाइड्रोजनीकरण, वी हैलोजनीकरण, थर्ड पॉइंट था वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, और फोर्थ पॉइंट है निर्जलीकरण। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट डिस्कस किए थे। इसमें H2O माइनस हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन और कोई भी हैलाइड है, हैलोजन कोई भी उसका निष्कासन होता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हैलोजन, इसलिए हाइड्रोहैलोजनीकरण। इसमें एक हैलोजन का निष्कासन होता है और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन। कोई भी मॉलिक्यूल हो, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स पे जब आते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी, जैसे अल्कोहल ले रहे हैं, CH3CH2OH है। ठीक है, इसका कॉपर की प्रेजेंस में जब 300 डिग्री पे इसका टेम्परेचर लेके इसको जब रिएक्ट करवाया जाता है, तो ऐसे में CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन हमें मिल जाता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, तो कॉपर की प्रेजेंस में जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन फॉलो की जाती है, तो इससे हमें एथीन या एल्कीन मिलता है। ये है एथेनॉल। ठीक है, सेकंड आते हैं अपन वी हैलोजनीकरण। ठीक है, तो वी हैलोजनीकरण जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं 1 ब्रोमो इथेन। ठीक है, 1 ब्रोमो इथेन लिया, जिनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। जब इसे हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक हैलोजन का निष्कासन हो जाता है और फिर से हमें एक CH2 CH3। ठीक है, ये एल्कीन मिलता है और ZnBr जो है निकल जाता है। तो इस तरह से हम ये रिएक्शन करेंगे और इसमें ये रिएक्शन हो जाएगी। ये है हैलोजनीकरण। इसमें हम ये H नहीं लेके Br भी ले सकते हैं, बट अगर यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन है तो ऐसे में ये रिएक्शन होगी CH2H। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं वी हाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन का भी निष्कासन होगा, जैसे कि हमने लिया 1 ब्रोमो इथेन। ठीक है, 1 ब्रोमो इथेन। इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, जब ये रिएक्शन करवाएंगे फिर से हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा और यहाँ पे HBr निकल जाएगा। ये क्या है, एथीन।
फोर्थ रिएक्शन है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण जो रिएक्शन होती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इसमें भी हम अल्कोहल लेते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। इसका HCl के साथ में ऐसे में CH3 CH2 और H2O का मॉलिक्यूल इसमें निकल जाएगा, ठीक है। और फिर से एल्कीन हमें मिल जाएगी, एथीन। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। विलोपन अभिक्रिया, अभी विलोपन अभिक्रियाएं 2 टाइप के है एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 और E2 टाइप की। E1 और E2 रिएक्शन जो होती हैं SN1 SN2 रिएक्शन की तरह ही होती हैं। इसमें भी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, बस इसमें विलोपन होता है, उसमें प्रतिस्थापन होता है। E1 रिएक्शन जो होती है दो पदों में होती है, एक मंद और एक तीव्र, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है एक मंद गति से, 2 स्टेप में होती है ये रिएक्शन। जैसे कि हमने लिया CH3CCH3 Br, ठीक है। मंद गति से जब इसकी ये रिएक्शन होगी CH3CCH3 हमें एक कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक है। प्लस Br जो है अपना माइनस चार्ज लिख के निकल जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन सेकेंड रिएक्शन में, सेकेंड स्टेप में CH3CH3 ये है कार्बोकैटायन। इसकी जब तीव्र गति से जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर OH का अटैक होगा, एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ पर प्रोटोनीकरण होगा, इसको मैं CH2H लिख सकती हूँ, ये OH, ठीक है। H2O निकल जाएगा और ये स्पीसीज में क्या हो जाएगा, एक आइसोब्यूटीन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन E1 जो कि 2 स्टेप में होती है, मंद गति से तीव्र गति से, इसमें हमने एल्किल या फिर एल्किल ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया है या 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो जब इस ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन का हमें कार्बोकैटायन मिलता है, कार्बोकैटायन और ब्रोमीन निकल जाएगा। फिर इस कार्बोकैटायन की तीव्र गति से जब OH बैक साइड से आके अटैक करता है और ऐसे में H2O निकल जाता है प्रोटोनीकृत होके, ठीक है। और यहाँ पर आइसोब्यूटीन हमें मिलता है। अगले आते हैं E2 पे, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में होती हैं। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम लेंगे एग्जाम्पल में एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। ये जो रिएक्शन है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और हमें एथीन मिलता है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और एल्किल ब्रोमाइड है, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड और ये हमें मिल जाता है एथीन।
ठीक है, ये जब इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं तो सबसे पहले ये जो इथॉक्साइड आयन है O- जो है यहाँ पर ये माइनस में होता है, ये प्लस में, जब ये विखंडित होगा तो ऐसे में ये इथॉक्साइड आयन जो है इस एल्किल ब्रोमाइड पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये H जो है ये C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का ये बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा और ये Br जो है NaBr के रूप में निकल जाएगा। तो आपने विलोपन अभिक्रियाएं जो डिस्कस कर ली थी, इसके बाद में आते हैं हम पुनर्विन्यास अभिक्रिया पे। ठीक है, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं जो होती हैं जैसे कि A, B, X और Y से जुड़ा हुआ एक अणु है, ऐसे में पुनर्विन्यास दर्शाते हुए ये कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, यहाँ पर X Y के द्वारा और Y X के द्वारा जो है पुनर्विन्यासित हो गया है। या फिर कोई डबल बॉन्ड का अगर पुनर्विन्यास हो जाता है, यानी कि ABC अणु है, A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड पुनर्विन्यासित होकर AB सिंगल बॉन्ड और BC डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं जो है हम समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट नंबर, जैसे कि हमने ले लिया कोई भी ब्यूटेन, जैसे CH3CH CH3 ठीक है, इसमें क्या होगा, पुनर्विन्यास CH3H के द्वारा और H जो है CH3 के द्वारा पुनर्विन्यासित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या मिलेगा हमें, CH3 ठीक है, तो यहाँ CH2 था तो हाइड्रोजन के आ जाने से CH3 बन गया, तो ये क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। तो इस तरह से ये अलग अलग ग्रुप्स को जो है पुनर्विन्यासित करके इन रिएक्शन को, दूसरा और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि इसमें हम लेते हैं फेनिल एसीटेट OCOCH3। तो ये जब रिएक्शन करते हैं, ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर क्या हो जाएगा, COCH3 का पुनर्विन्यास हो जाएगा और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन पे हमें हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन मिल जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे बना है, ऐसे में अगर हमें या पैरा पोजीशन पे मिल जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो ये COCH3 जो ग्रुप है वो कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो इस तरह से ये 2 टाइप में जो रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें 2 टाइप से मिल सकते हैं, एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लेते हैं, वन क्लोरोप्रोपेन का, जैसे कि CH3CH2Cl। ठीक है, प्रोपेन CH2Cl। ठीक है, ये हमने लिया 1 क्लोरोप्रोपेन।
ठीक है। ऐसे में ये जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH, ये Cl जो है यहाँ आ जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन, और इसका जो H है वो प्रतिस्थापित होके CH3 बन जाएगा। क्या बना, 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। तो इस तरह से 1-क्लोरोप्रोपेन से हमें 2-क्लोरोप्रोपेन मिल गया। इसमें क्लोरीन का जो क्या हो गया, पुनर्विन्यास हो गया। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने लिया फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये जब फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन है, इसकी रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 एमीन ग्रुप हो जाएगा, और OH जो है पुनर्विन्यास दर्शा के अलग जगह पे चला जाएगा। जैसे कि तो ऐसे में OH की जो वरीयता होती है वह अधिक होती है। तो इसको पीछे की तरफ हम, जैसे कि पहले, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल ग्रुप जुड़ गया क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वरीयता ज्यादा है। ऐसे में जो यहाँ पर पीछे की तरफ हमने क्या लगा लिया, फिनॉल। ठीक है, तो इस तरह से पैरा हाइड्रोक्सी अमीन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो पैरा एमिनो फिनॉल। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल अगर और ले लें, जिसमें फेनिल सोडियम कार्बोनेट है। तो फेनिल ग्रुप है, इस पे COONA जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जुड़ जाने के कारण इसका 140 डिग्री पे अगर हम टेम्परेचर दें इसे, तो ऐसे में हमें जो ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा सोडियम सैलिसिलेट। इसमें क्या हुआ है, फेनिल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये है फेनिल सोडियम कार्बोनेट, जिससे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें क्या मिल गया, OH COONA। ठीक है, तो सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये COONA जो है अलग हो गया, या फिर हम यहाँ पर भी शो कर सकते थे OH, और यहाँ आ जाएगा COONA। ये क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, तो इस तरह से खूब से एग्जाम्पल हैं जो कि पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल जैसे कि सल्फेमिक अम्ल। तो ये जो सल्फेमिक अम्ल की जो रिएक्शन है, ये क्या हो जाएगा, सल्फेनिलिक अम्ल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सल्फेनिलिक एसिड।
हमें मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं को दर्शा सकते हैं। इसके बाद में हमने एनर्जी कंसिडरेशन किया, एनर्जी कंसिडरेशन जिसमें कि अभिक्रिया से जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया है, जब अभिक्रिया में क्रियाकारक जो कि क्रियाफल में बदल जाते हैं, क्रियाफल, तो ऐसे में कुछ ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, तो ये क्रियाकारक क्रियाफल में बदल जाना, या फिर अभिकारक जो है, पुनर्विन्यास यहाँ फिनिश होता है। एनर्जी कंसिडरेशन जब हम लेते हैं तो ऐसे में जो अभिकारक किस में बदल जाएगा, उत्पाद में। तो वो एनर्जी कंसिडरेशन ये बताता है कि किस हद तक अभिकारक जो है उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे में उसकी मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी कि अभिकारक से जो उत्पाद बन रहा है, ऐसे में ऊष्मा अवशोषित हो रही है और अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी कंसिडरेशन ये बताता है कि जो उत्पाद बन रहा है वो उत्पाद क्रियाकारक उत्पाद में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, और उनमें जो एनर्जी गैप होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे में हमें पता है कि अभिक्रिया कोई भी हो, चाहे कुछ भी क्रिया हो रही हो, चाहे हम करें चाहे कोई भी रिएक्शन हो रही हो, तो ऐसे में हमें हमेशा ये चाहेंगे कि जब अभिक्रिया या कोई भी कार्य हमें करना है तो हम ये चाहेंगे कि हमारी एनर्जी लॉस जो है कम हो और हमें प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू समझें, आरेख से अगर समझते हैं, तो ये आरेख जो है मुक्त ऊर्जा, यानी कि अभिक्रिया जो संपन्न हुई उसमें एनर्जी कितनी मुक्त हुई। ठीक है, तो इस मुक्त ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे किस तरह से उत्पाद में परिवर्तन को समझाना है। तो इस तरह से एनर्जी कंसिडरेशन में हम ये देखते हैं कि ये है अभिकारक, और यहाँ पर ये जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है जिसे हम डेल जी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ बन रहा है हमारे उत्पाद। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो इस ग्राफ द्वारा ये पता चलता है कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जितना ज़्यादा होगा उत्पाद की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी, या उत्पाद की मात्रा जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में ये क्या चलती है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इस मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अभिकारक कितना उत्पाद में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, तो डेल जी का मान जितना ज़्यादा होगा उत्पाद उतना ही अधिक मात्रा में हमें मिलेगा। इसके बाद में ये तो नियम था एनर्जी कंसिडरेशन का। ठीक है, सेकंड हम अगर ऊष्मागतिकी से अगर समझते हैं तो ऊष्मागतिकी में अभिक्रिया जब संपन्न होती है उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आती है एंथैल्पी, दूसरी होती है एंट्रोपी। अकॉर्डिंग टू नेम अगर समझें तो एंथैल्पी ऊष्मा में परिवर्तन को बताती है। ऊष्मा जो अवशोषित हुई है, उत्सर्जित हो, कोई भी अभिक्रिया अगर उत्क्रमणीय प्रोसेस है तो उसमें कुछ ऊष्मा, सबसे पहले ऊष्मा अवशोषित होगी, देन ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो उसी
ऊष्मागतिक, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो एंथैल्पी को डेल एच से व्यक्त करते हैं, ठीक है। एंट्रोपी जो होती है अभिकारक और क्रियाकारक या अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में जब एंट्रोपी परिवर्तन यानी कि उन अणुओं में अव्यवस्था और अनियमितता की एंट्रोपी को व्यक्त करती है। एंट्रोपी क्या होती है? डेल एस, ठीक है। तो अव्यवस्था और अनियमितता, तो ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी और एंथैल्पी को जब समझते हैं तो ऐसे में हम अभिक्रिया को गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन द्वारा कैसे समझ सकते हैं? यानी कि एंट्रोपी क्या बताती है? एंट्रोपी ये बताती है कि अभिकारक से उत्पाद कब बनेंगे। एंट्रोपी की सुनने या एंट्रोपी के नियम के अकॉर्डिंग अभिकारक से उत्पाद कब बनेंगे? जब इन अभिकारकों में अव्यवस्था होगी या अस्थायित्व, यानी कि अगर इनका स्थायित्व कम होगा या अव्यवस्था ज्यादा होगी तभी तो अभिकारक अणु जो है विखंडित होगा और उत्पाद में बदलेगा, ठीक है। तो इस तरह से एंट्रोपी और एंथैल्पी के एक साथ संबंध को मुक्त ऊर्जा में समझ सकते हैं। तो मुक्त ऊर्जा से इन एंट्रोपी और एंथैल्पी का क्या संबंध है? डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। क्या है? गिब्स ये जो संबंध है एंट्रोपी और एंथैल्पी का, टी यहाँ पे क्या होता है? परम ताप, यानी कि क्रियाकारक जब उत्पाद में बदलता है तो एंट्रोपी परिवर्तन को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि एंट्रोपी में परिवर्तन ये प्रदर्शित करता है कि जब अभिकारक या क्रियाकारक जब उत्पाद में बदलता है तो उसका परम ताप पर आकर के उत्पाद में बदलना एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इसे अगर हम लिखना चाहें सबसे फर्स्ट पॉइंट, उत्पाद की मुक्त ऊर्जा में कमी होनी चाहिए। अर्थात डेल जी का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे एंट्रोपी परिवर्तन को। तो एंट्रोपी परिवर्तन तंत्र द्वारा समतापी तथा उत्क्रमणीय द्रव समतापी तथा उत्क्रमणीय ढंग से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा
अवशोषित ऊष्मा की मात्रा मैं उस परम ताप T परम ताप T का जिस पर ऊष्मा अवशोषित की गई है, T का जिस पर ऊष्मा अवशोषित की गई है, भाग देने पर प्राप्त राशि, भाग देने पर प्राप्त राशि एंट्रोपी चेंज कहलाती है। एंट्रोपी चेंज क्या होता है? डेल एस। ठीक है, तो ये है आपके एनर्जी कंसिडरेशन, जिसके अंदर अभिकारक से उत्पाद में बदलने की क्रिया को ऊष्मागतिकी के नियम द्वारा समझा गया तथा मुक्त ऊर्जा द्वारा समझा गया। ऊष्मागतिकी के नियम से एंट्रोपी और एंथैल्पी को समझा गया, जबकि ऊर्जा के अकॉर्डिंग इसे मुक्त ऊर्जा द्वारा डेल जी गिब्स हेल्महोल्ट्ज अभिक्रिया या इक्वेशन द्वारा हमें इसे समझ में आया कि डेल जी का मान जो होता है ऋणात्मक लेना होता है, तभी ही जब मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन उत्पाद के लिए कम होगा या अभिकारक और उत्पाद के बीच में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो इनका मान जो है उसके लिए उत्पाद वो सबसे ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे में माइनस डेल जी इज इक्वल टू, इसमें अगर 1 मोल ले लिया जाए तो डेल जी अगर स्टैंडर्ड मान मानक अवस्था ली जाए, ठीक है, 298 केल्विन और वो एक वायु मंडलीय दाब, ठीक है, तो ऐसे में ये जो इक्वेशन आएगी डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, या फिर ये इक्वेशन डेल जी 0 RT ठीक है, ये यहाँ पर है स्थायित्व स्थिरांक। परम ताप है, परम ताप, ठीक है, तो ऐसे में इस इक्वेशन को अगर हम समझे, डीएल जी का मान हमने बोला है कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जब अगर उत्पाद की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होना चाहिए, तो ऐसे में ये इक्वेशन आती है इक्वल्स टू 2.303 RT log K। टी जो है परम ताप,
आर है गैस किया था 2.303, ठीक है, और के है कांस्टेंट, ठीक है, स्थायित्व कांस्टेंट को दर्शाता है। ऐसे में कोई भी रिएक्शन अगर होगी यानी कि डेल जी का मान, इसमें 3 कंडीशंस लागू होगी। कौन कौन सी? एक में डेल जी का मान जो है अगर अधिक आता है, डेल जी का मान ज्यादा होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, डेल जी ज्यादा के भी ज्यादा होगा। फर्स्ट क्या होगा, अगर माइनस डेल जी ज्यादा होगा तो के भी ज्यादा होगा, और जो उत्पाद बनेगा वो भी क्या बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा। सेकंड पॉइंट आता है, डेल जी अगर कम होगा तो के का मान भी कम होगा, और उत्पाद जो बनेगा वो भी कम बनेगा, ठीक है। थर्ड है, जिसमें डेल जी अगर इक्वल टू 0 है तो ऐसे में के इज इक्वल्स टू 1 होगा, और उत्पाद जो बनेंगे वो 50% बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जब ये 50% बनेंगे, ये 50% अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तन, 50% क्या है, अभिकारक देखते हैं उसका 50% ही उत्पाद में परिवर्तित होगा, उत्पाद में परिवर्तन। तो इस तरह से हम डेल जी गिब्स-एल्मर्स इक्वेशन को समझते हैं, ठीक है। तो डेल जी का मान 3 कंडीशंस लागू होगी इसमें। डेल जी का मान जो है अगर अधिक होगा तो के भी अधिक होगा, स्थिरांक का मान भी अधिक होगा, उत्पाद भी अधिक होगा। उसी तरह सेकंड में उत्पाद का मान कम होगा, डेल जी कम होगा, के कम होगा तो उत्पाद भी कम बनेंगे। और डेल जी अगर 0 है तो ऐसे में स्थिरांक जो 1 होगा, और ऐसे में जो अभिकारक जो उत्पाद में परिवर्तित होंगे वो 50% ही